हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपना चैप्टर जो एनएलएम चल रहा था, ठीक है, लास्ट टाइम अपन ने उसमें पढ़ा था शूडो फोर्स के बारे में, ठीक है। तो उस पर 2 क्वेश्चन भी देखे थे। तो आज अपन एक कंसेप्ट शूडो फोर्स पे आधारित एक क्वेश्चन के रूप में बोल सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कोई भी एक ट्रेन है, ठीक है, और इस ट्रेन में एक पर्सन है, ठीक। वो पर्सन क्या करता है कि उसके पास एक बॉल है, ठीक है, वो इस बॉल को ऊपर फेंकता है, ठीक है। ट्रेन मूव कर रही है इस तरफ, ठीक है, ट्रेन इस तरफ गति कर रही है। अब गति ये 3 प्रकार से कर सकती है, ठीक है ना, 1, 2 और 3 मैं लिख दूंगा अभी कैसे कैसे कर सकती है। पहला केस ये कि ये कैसे गति कर सकती है कि किसी त्वरण ए से चल रही हो, ठीक है, किसी भी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, या फिर ये मंदन ए से चल रही है, रिटार्डेशन ए हो रहा है, या फिर तीसरा केस ले सकते हैं कि ये नियत वेग से चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो 3 केस मतलब ये जो ट्रेन है इसमें एक पर्सन है, वो पर्सन क्या करता है, उसके पास एक बॉल है, उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये वो जो बॉल है उस आदमी के हाथ में आएगी, आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन ये है। तो उसके हाथ में भी आ सकती है, आगे भी गिर सकती है, पीछे भी गिर सकती है। ये सब डिपेंड किस पे करेगा, ठीक है, इन कंडीशन पे कि ये हमारी ट्रेन किस प्रकार से चल रही है, कि तो किसी त्वरण ए से चल रही है या मंदन ए से चल रही है या फिर नियत वेग से चल रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला केस उठाते हैं अपन कि किसी भी एक्सेलरेशन ए से ये इस तरफ चल रही है, ठीक है। चलो एक बार यहां पर मान लो बॉल गई है ऊपर, ठीक है। तो आप सबको पता है यहाँ पर कि किसी भी वस्तु पर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा, g, या इसका फोर्स के रूप में लिखे तो mg, या त्वरण के रूप में लिख लो तो नीचे क्या लगेगा, g, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो, अगर मैं ग्राउंड से लेने के बजाय मैं इसी फ्रेम से देख रहा हूं, मैं इसी फ्रेम पर किसी पर्सन को यहां पर बैठा देता हूं, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसी के रेस्पेक्ट मतलब इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही देखा जाए तो ये फ्रेम है कैसी, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अजड़त्वीय फ्रेम है। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रेन है किसी त्वरण ए से चल रही है, ठीक है ना। कल अपन ने पढ़ा था किसी भी अगर फ्रेम के पास अगर किसी त्वरण से चल रही है तो कैसी फ्रेम हो जाएगी, अजड़त्वीय फ्रेम, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा क्या लगेगा, शूडो फोर्स, या फिर बोल सकते हैं शूडो एक्सेलरेशन, ठीक है, छद्म त्वरण, ठीक है। और ये छद्म त्वरण कहाँ होता है, जिस तरफ उस फ्रेम का त्वरण होता है उसके विपरीत दिशा में, त्वरण के विपरीत दिशा में, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब आपको पता है यहां से हम देख रहे हैं तो ये फ्रेम हो गई कैसी फ्रेम, नॉन इनर्शियल, इसलिए इस पे लगेगा शूडो फोर्स या फिर शूडो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, छद्म त्वरण। तो वो कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट में, तो इधर लग जाएगा ए। जी नीचे लग रहा है। अब इसको देखो, इस बॉल पर 2 एक्सेलरेशन लग रहे हैं, नीचे की तरफ जी और बैकवर्ड डायरेक्शन में ए, तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, इस तरफ आएगा। एंड दिस नेट एक्सेलरेशन विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जरा आप देख पा रहे हो कि ये बॉल को जो फेंका है तो उसके हाथ में नहीं आएगी, कहाँ गिर रही है, उसके पीछे की ओर, ठीक है ना। कब, जब ट्रेन किसी त्वरण ए से चल रही है, तो उस समय अगर कोई पर्सन उसमें ट्रेन में है और वो बॉल को ऊपर फेंकता है तो वो उस ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में गिरेगी, ठीक है, उसके हाथों से पीछे की ओर गिरेगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास केस हो गया। इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रेन ने जस्ट चलना शुरू किया है, वही है ना, इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेन ने जस्ट चलना शुरू किया, मतलब वो त्वरित गति कर रही है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई जब वो नियत त्वरण से चल रही है। नेक्स्ट केस में बात कर रहे हैं जब वो किसी मंदन ए से चल रही है, रिटार्डेशन ए,
या फिर बोल सकते हैं इस चीज को कि ट्रेन पर जस्ट ब्रेक लगाए गए हैं, ठीक है, एक ही बात है, ब्रेक लगाए गए हैं या फिर मंदन या रिटार्डेशन ऐसे चल रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो आपको पता है वही है, जब ऊपर फेंका है पर्सन ने उस बॉल को, इस बॉल के नीचे की तरफ लगेगा जी, ठीक है। अब हम इसी फ्रेम से देख के चल रहे हैं और ये फ्रेम भाई रिटार्डेशन मंदन ए है इस तरफ, तो त्वरण कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ बोल दें, क्योंकि मंदन और त्वरण में फर्क सिर्फ किसका होता है, दिशा का। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। अगर इधर ये ए एक्सेलरेशन से इधर ए रिटार्डेशन से चल रही है तो इधर क्या करेगी, ए एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब इस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या, इस ट्रेन का एक्सेलरेशन इस केस में क्या बोल सकते हैं, उस तरफ है, समझ में आया, उस तरफ एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको बता, अब एक्सेलरेशन है इसके पास, तो इसका मतलब ये किस प्रकार की फ्रेम, वही सेम क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम, अजड़त्वीय फ्रेम। तो यहां से अजड़त्वीय फ्रेम में लगता क्या है, सूडो फोर्स, ठीक है, छद्म बल या फिर बोल सकते हैं छद्म त्वरण, सूडो एक्सेलरेशन। कहां लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो फ्रेम का इधर तो क्या है, डी एक्सेलरेशन, इधर क्या आ जाएगा इस केस के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो उसके अपोजिट में मतलब इस तरफ, ठीक है, यहां लगेगा छद्म त्वरण, ठीक है, कितना, जो फ्रेम का है ए, ठीक। तो जी लग रहा है नीचे, इधर लग रहा है ए, तो इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन यहां आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो बॉल है वो कहाँ गिरेगी, जिस व्यक्ति ने बॉल को फेंका है उसके आगे की ओर, गेंद कहाँ गिरेगी, आगे की ओर, ठीक है। तो ये चीज भी थर्ड केस में क्या है कि नियत वेग से चल रही है। अगर ये ट्रेन नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, ए 0 है, तो आपको पता है किस प्रकार की फ्रेम होगी, इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम होगी, ठीक है, जड़त्वीय फ्रेम होगी। और ये जड़त्वीय फ्रेम है इसलिए यहां पर सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा नहीं, इसका मतलब सिर्फ इसके नीचे की ओर क्या लगेगा, जी, ठीक है। तो ये सीधा क्या करेगी, इसके हाथों में आके गिरेगी, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन है, कि एक ट्रेन है, ट्रेन में कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उसमें वो एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो अगर ट्रेन ने जस्ट चलना शुरू किया है या त्वरित गति कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, तो जो बॉल होगी उस व्यक्ति के पीछे की ओर गिरेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ट्रेन रिटार्डेशन ऐसे चल रही होती या फिर ट्रेन पे जस्ट ब्रेक लगाए गए हैं, तो उस कंडीशन में जो बॉल है, जो बॉल है वो कहाँ गिरेगी, उस पर्सन के आगे की ओर। अगर मान लो वो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उस कंडीशन में गेंद सीधा उसके हाथ में आएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन था जो कि सूडो फोर्स पे बेस्ड था, ठीक है। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन हिंदी में बोलते हैं घर्षण, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन फ्रिक्शन, घर्षण की बात करें तो समझते हैं इसको, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन की बात करें तो इट इज दैट फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। कोई भी दो सतह हैं आपस में संपर्क में हैं, ठीक है, तो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध कौन करता है, फ्रिक्शन, घर्षण। तो घर्षण वह बल होता है जो किन्हीं दो संपर्क सतहों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज नहीं करता, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अपन मूव करते हैं कि कोज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, कोज। अगर इसके कोज की बात करें, ठीक, कारण की अगर अपन बात करें, तो अगर इसका ओल्ड व्यू की बात करें कि ओल्ड व्यू में किस प्रकार से इसको पढ़ा जाता था, तो वो समझते हैं। मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी सरफेस इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की सरफेस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसकी सरफेस
इस प्रकार से है, और ये ऑब्जेक्ट है मान लो ए, ऑब्जेक्ट ए है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, वो इस प्रकार से है, ठीक, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ठीक, ओके। अब मान लो ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी पे मूव करवाना है, ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से आसानी से चल सकता है? नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में, यहां देखो ये क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग, हर जगह क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग हो रही है, ठीक है। तो अपन जब ये ऑब्जेक्ट ए को चलाया जाएगा तो इस इंटरलॉकिंग के कारण इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, उस अपोज होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि इस इंटरलॉकिंग के कारण, जो ये इंटरलॉकिंग हो रही है, इसी के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा ओल्ड व्यू है इसका, ठीक, कि कोई भी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु या एक वस्तु और दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हैं, ठीक है, तो उनके इंटरलॉकिंग के कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ये इंटरलॉकिंग ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। अब अगर मॉडर्न व्यू की बात करें इसके, अगर मॉडर्न व्यू में बात करें, ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ते हैं बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में। अंतर आणविक बल क्या होता है कि जैसे कोई भी दो सतह हैं, ठीक है, कोई भी दो सतह हैं आपस में संपर्क में है, तो इस सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, और इस सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन अणुओं के बीच में लगने वाले बल को अपन क्या बोलेंगे, अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब ये मूव करता है मान लो, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में मूव करता है, तो ये अंतर आणविक बल इसकी रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो यही चीज क्या कहलाएगी, फ्रिक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी का जो अपोज हो रहा है वही क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन कहलाएगा। अब किस वजह से हो रहा है, हमने पढ़ा इसमें मॉडर्न व्यू में क्या पढ़ा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है उसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शन भी वहां पर क्या लगेगा, सरफेस के बीच में कम लगेगा। तो ये केस भी समझ में आ गया होगा। इसमें हमने ओल्ड व्यू में इंटरलॉकिंग के रूप में पढ़ते थे, ठीक, और यहाँ पर अपन पढ़ते हैं मोलिकुलर फोर्स की दोनों सरफेस के बीच में लगने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वही क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है, उनको अपोज करता है, सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। फिर देखो एक पॉइंट मैंने 2-4 लेक्चर पहले बताया था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसकी नेचर क्या होती है, अंतर आणविक बल की प्रकृति क्या होती है। तो हमने पढ़ा था अंतर आणविक बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय बल प्रकृति होती है, ठीक है। आपको पता है कि फ्रिक्शन भी किस वजह से आ रहा है, अंतर आणविक बल के कारण। इसका मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रिक्शन किस प्रकार का बल है या फ्रिक्शन बल की किस प्रकार की प्रकृति है, ठीक है, किस बल प्रकृति का है, तो विद्युत चुंबकीय बल प्रकृति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर। फ्रिक्शन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं नेक्स्ट। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का, घर्षण का नियम। तो देखो इसमें कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास है मान लो कितना m, ठीक है, रफ सरफेस है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन रफ सरफेस पे ही लगेगा, समझेंगे आगे इसको। और यहां पर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, बाह्य बल कितना लगाया गया, F एक्सटर्नल, F मान लो जो भी कुछ मानना है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर इसकी FBD बनाई जाए तो आपको पता है इस पे नीचे क्या लगेगा, mg, इसका भार, वेट, और ऊपर क्या लग जाएगा, रिएक्शन फोर्स R, प्रतिक्रिया बल R, ठीक है। और इस तरफ इस पे क्या लगेगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा, क्योंकि तभी रिलेटिव वेलो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस, ये ग्राउंड मान लो,
ये क्या है, ग्राउंड है, और ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां मूव करेगा, उस तरफ, तो उसका क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहां लगेगा, इस तरफ, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, ठीक है। अब यहां से लॉ ऑफ फ्रिक्शन में अपन पढ़ते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है F हमने जो माना है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स R, वो रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, यही होता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, ठीक। लेकिन चीज ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट यहां लिख सकते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, इसलिए मैं एक चीज पहले लिख देता हूं, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक घर्षण बल। आगे अपन टाइप ऑफ फ्रिक्शंस पढ़ेंगे जिसमें स्टैटिक आएगा, गतिक आएगा, रोलिंग आएगा, ठीक है ना, स्टैटिक आएगा, डायनामिक आएगा, रोलिंग, लोटनिंग, ठीक, ये सब आएंगे। तो इसमें से अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बाकी सभी प्रकार के फोर्सेस के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसी भी टाइप का हो चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए ऐसा नहीं होता है, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखा है, ठीक है। आगे भी जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में तब भी इस पॉइंट को मैं वापस से रिपीट करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक घर्षण बल को छोड़कर बाकी के सभी घर्षण बल के लिए जो घर्षण बल होता है, बाकी के सभी घर्षण बल होते हैं वो प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। चलो अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के F इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, म्यू इंटू R। म्यू क्या हो गया, म्यू हो गया यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, उसी टाइप का फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा। यहां सिंपली बोल दो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, घर्षण गुणांक, क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक। और यहां से हम देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगी नहीं, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था में तो यहां से R किसके इक्वल लिख सकता हूं, R को बैलेंस कौन करेगा, mg। तो यहां से इस हिसाब से F इक्वल टू क्या बन सकता है, म्यू इंटू R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mg। तो F इक्वल टू क्या हो गया, म्यू mg, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट अपना थोड़ा सा समझने लायक, यहाँ पॉइंट ये था, तो ध्यान रखना है इसको। चलो अब आगे देखो एक पॉइंट और यहीं से देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के क्या लगता है, पैरेलल। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। घर्षण बल हमेशा सतह के समांतर लगता है, प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत लगता है। ये फिक्स है कि प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत लगेगा और घर्षण बल हमेशा सतह के समांतर लगेगा, ठीक। अब अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों का नेट फोर्स यहां ले आ सकता है क्या भाई, R और F का जो नेट फोर्स आएगा वो यहां आएगा, या रिजल्टेंट जो आएगा वो यहां आएगा, ठीक है, परिणामी, इन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट, तो वो कितना आएगा हम लिख सकते हैं, क्या जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा R स्क्वायर, भाई दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस F स्क्वायर, ठीक है। एंड बेसिकली इन दोनों के जो रिजल्टेंट आया है इसको बोला जाता है एन नेट, बोल देता हूं मैं, क्या है ये, एन नेट। तो एन नेट किसके इक्वल आ गया, तो मैं यहां से लिख देता हूं यहां पे कि एन नेट दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ये इस एन नेट को क्या बोलते हैं, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोला जाता है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, कुल संपर्क बल, ये होता है अपना कुल संपर्क बल, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना, आगे अपन इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। या फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां से, देखो एन नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस F, हमने अभी पढ़ा था F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू R, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये जाएगा म्यू स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा R स्क्वायर, क्लियर है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर कॉमन ले लो तो एन नेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल दो, R रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर।
तो ये होता है अपना कुल संपर्क बल, नेट कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी रेंज कहां से कहां हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो देखो अगर मान लो ये सरफेस कैसी हो, बिल्कुल स्मूथ हो। अगर सरफेस स्मूथ होगी तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू कितना हो जाएगा, 0। सब जानते हैं स्मूथ सरफेस के लिए बिल्कुल, ठीक है, चिकनी सतह के लिए म्यू का मान जिसको अपन बोलते हैं घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू होती है कितनी, 0। ठीक, तो अगर इसकी बात करें अपन तो बोल सकते हैं यहाँ पर अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, स्मूथ सरफेस के लिए, तो उस कंडीशन में एन नेट, ठीक है, तो यहाँ स्मूथ लिख दो, या फिर अगर एफ, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, स्मूथ सरफेस के लिए, उस कंडीशन में आपको पता अगर म्यू 0 हो गया तो एफ भी कितना हो गया, 0। यहाँ पे छोड़ो इसको, ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एन नेट की कंडीशन क्या आएगा, आर, और यहाँ एन नेट क्या होगा, बेसिकली मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम, चलो ठीक है, मैक्सिमम के लिए भी बात करें तो मैक्सिमम के लिए एफ अगर मैक्सिमम देखा जाए तो वो हो सकता है म्यू एस इंटू आर। म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसके बाद टॉपिक आएगा अपने पास, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो एफ भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम, जिसको बेसिकली अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं, सीमांत घर्षण बल। तो यहाँ पर वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो एन नेट इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, तो आर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर ये आ सकता है। तो कॉमनली अपन एक रेंज लिखें, एन नेट क्या है, कुल संपर्क बल, नेट कांटेक्ट फोर्स, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब मिनिमम क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी, आर से, बट लेस देन इज इक्वल टू रूट ऑफ आर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, ये हो सकता है। ये रेंज है इसकी एन नेट की, तो यहां से ये अपन निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नेट कांटेक्ट फोर्स, कुल संपर्क बल किस किस का परिणामी होता है, किस किस का परिणामी होता है, प्रतिक्रिया बल R और फ्रिक्शन फोर्स F, इन दोनों का परिणामी होता है कुल संपर्क बल, नेट कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर अपन चलें तो आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं, फ्रिक्शंस के प्रकार, घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण के प्रकार, तो देखते हैं इसमें घर्षण के प्रकार में अगर अपन लिखना चाहें तो ये दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एक हो गया अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, दूसरा अपना होता है डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनामिक या फिर बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये बेसिकली फिर कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, जिसमें इसको बोल सकते हैं, एक हो सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक हो सकता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो हिंदी में बोल सकते, अच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं गतिक घर्षण, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है सर्पी घर्षण। ये दो टाइप का हो सकता है, गति घर्षण, सर्पी घर्षण, और एक हो सकता है लोटनी घर्षण। कैसा हो सकता है, लोटनी घर्षण। तो ये अपने पास एक तरह से टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। इसी के अंदर एक कंडीशन आती है सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, तो इसमें अलग अलग पढ़ लेते हैं। चलो, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण की। तो स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्थैतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल जिसको अपन रिप्रेजेंट करके चलेंगे किससे, Fs से।
ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफएस। एफएस हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर इसके कुछ पॉइंट, ये कब लगेगा, सबसे पहले इसमें पॉइंट बात करें कि ये कब लगेगा। तो जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों सतहों के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तब क्या लगे, तब तक क्या लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल। समझ में आया। जैसे ये अभी इस स्थिति में देखें, क्या दोनों सतह, एक सतह ये रही, एक सतह ये रही, क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, नहीं है। कौन सा फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब मान लो ये मूव तो कर रही है, ये मूव तो कर रही है सरफेस, लेकिन आपस में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सरफेस एक साथ मूव कर रही हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तो नहीं है, सापेक्षिक गति तो नहीं है। इसका मतलब यहां पे भी कौन सा बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जब तक दो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी ना आए तब तक कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आई, ठीक है, तब क्या लगने लग जाएगा, डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ गया होगा पॉइंट, कि जब तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं है सरफेसेस के बीच में, तो वहां सरफेसेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो वहां लगेगा डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज गतिक घर्षण बल। अब वो दो टाइप का, अगर वहां ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो वहां हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, सर्पी घर्षण बल। अगर ऑब्जेक्ट वहां पर सरफेस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है, तो वहां आ जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, लोटनी घर्षण बल। क्लियर हो गया होगा सबको। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा कब फोर्स लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब तक कि सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति ना हो। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट, जो सतहें संपर्क में हैं उनके बीच में सापेक्षिक गति नहीं है, तब तक स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। और उस घर्षण बल का मान कितना होगा आखिर, इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर। किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर। दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट। किसी भी एक सरफेस, जैसे ऊपर जो सरफेस है उस पर हम कुछ बाह्य बल लगा रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर हम बाह्य बल लगा रहे हैं, फिर भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वो जो बाह्य बल है वही किसके बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। इसको एक एग्जांपल से जब करेंगे तब वहां भी क्लियर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है, लगाए गए बल के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन यहां से लिख सकते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, उसको अपन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्वतः समायोजित बल, स्वतः समायोज्य या समायोजित बल, स्वतः समायोजित बल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको स्वतः समायोजित बल क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका मान जैसे जैसे हम बाह्य बल जो लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, इसके जो मान है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोल दिया स्वतः समायोजित बल, ठीक है। अब नेक्स्ट है अगला पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो उसमें बताया था कि जो स्थैतिक घर्षण बल है, ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल है वो प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स आर पे डिपेंड नहीं करता। रिएक्शन फोर्स आर पे डिपेंड नहीं करता है घर्षण बल, ठीक है, वो तो किसके बराबर होता है, लगाए गए बाह्य बल के बराबर। जैसे जैसे ये चेंज करेगा वैसे वैसे ये चेंज करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि स्थैतिक घर्षण बल प्रतिक्रिया बल आर पे डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
इस स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? सीमांत घर्षण बल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इट मींस, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि एफ एस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को क्या कहा जाता है? सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ एल, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? म्यू एस इंटू में आर। क्या लिख सकते हैं? म्यू एस इंटू में आर। म्यू एस को क्या है? म्यू एस को बोला गया है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें, ठीक, कि सीमांत घर्षण बल इस आर पे डिपेंड करता है या नहीं करता, तो बिल्कुल करता है। तो वापस सुनो, मैं क्या पॉइंट बोल सकता हूं कि स्थैतिक घर्षण बल आर प्रतिक्रिया बल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रतिक्रिया बल आर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला गया है? सीमांत घर्षण बल, जो कि आर पे डिपेंड करता है। तो पॉइंट आपको बिल्कुल ये क्लियर रहना चाहिए कि स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स आर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, जिसको हम सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं, वो आर पे, प्रतिक्रिया बल आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो म्यू एस यहाँ क्या है बता दिया आपको? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस म्यू एस के बारे में अगर अपन बात करें तो ये म्यू एस किस पे डिपेंड करेगा? म्यू एस डिपेंड करेगा जो सतह आपस में कांटेक्ट में है उन दोनों का नेचर कैसा है और वो किस मटेरियल से बनी हुई है। दोनों सरफेस के मटेरियल और नेचर पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? मटेरियल से क्लियर है कि किस पदार्थ की बनी हुई है सरफेसेस, ठीक है, मटेरियल, और उनकी नेचर, प्रकृति, इन सतहों की प्रकृति कैसी है। प्रकृति से मतलब, नेचर से मतलब है यहाँ पर कि ये रफ है या स्मूथ है, ठीक है, वेट है या ड्राई है, गीली है या सूखी है, या फिर बोल सकते हैं कि पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है। किस प्रकार की इनकी नेचर है, प्रकृति, वो चीज और मटेरियल, इन चीज पे डिपेंड करता है किसका मान? म्यू एस का मान। और म्यू एस का मान 0 से ज्यादा और 1 से कम, मतलब 0 भी हो सकता है अगर स्मूथ सरफेस हुई तो 0 से लेकर 1 तक होता है जनरली, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के लिए 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, ओके, तो ये तो अपने पास बात हो गई किसके बारे में? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, स्थैतिक घर्षण बल के बारे में। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पॉइंटों को वापस से सुन लेना कि स्थैतिक घर्षण बल तभी लगेगा जब तक कि ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, सतहों के बीच में सापेक्षिक गति ना हो। जैसे ही सतहों के बीच में सापेक्षिक गति आएगी तो ये डायनामिक आ जाएगा। अगर वो स्लाइड कर रहे हैं तो ये वाला, अगर वो रोल कर रहे हैं तो ये वाला। ठीक है, दूसरा केस कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? जो बाहर से लगाए गए बल के बराबर, उस ऑब्जेक्ट पे जो बाहर से बल लगाया जाएगा उसी के इक्वल किसका मान होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, समायोजित बल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज करेगा वैसे वैसे अपने आप इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको बोल दिया गया स्वतः समायोजित बल। तीसरा पॉइंट बताया कि स्थैतिक घर्षण बल प्रतिक्रिया बल आर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ओके, फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण बल की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। और सीमांत घर्षण बल निकालने का सूत्र ये रहा, Fl = μs × r। तो यहां से हमारे पास क्लियर है कि जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम ये बोल रहे हैं सीमांत घर्षण बल, वो r पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसमें से μs क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू सतह जो कांटेक्ट में है उनके मटेरियल और उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट हुए स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, सर्पी घर्षण बल के बारे में। ठीक है,
अब अपन इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना यहां के पॉइंट लिख रहे हैं, सर्पी घर्षण बल, ठीक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ के से। किससे कर रहे हैं हम, एफ के से। और इस रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स दैट इज लोटनी घर्षण बल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एफ आर से करेंगे, ठीक है। चलो तो फिलहाल हमको पढ़ना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, सर्पी घर्षण बल के बारे में। तो पहला पॉइंट इसका कि ये लगेगा कब, ये तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, सरफेसेस के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। सरफेस के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो यहां रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, और वो कैसी रिलेटिव मोशन, स्लाइडिंग, रोलिंग नहीं, क्योंकि रोलिंग के केस में हो जाएगा स्लाइड कर रहा हो, एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस दूसरे सरफेस से क्या कर रहा हूं, स्लाइड कर रहा हूं। तो हम कह सकते हैं यहां पर ये तभी लगेगा गति घर्षण बल जब यहां पर क्या आएगी, देयर इज रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी वैल्यू फिर आखिर बराबर किसकी होगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी एफ के की वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू के इंटू आर के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, म्यू के इंटू आर। इस म्यू के को क्या बोलते हैं, इस म्यू को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर बोल सकते हैं सीधा ही काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दो या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल दो, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, सर्पी घर्षण गुणांक, सर्पी घर्षण गुणांक, या फिर बोल सकते हैं गतिक घर्षण गुणांक, ज्यादा बेटर रहेगा सर्पी घर्षण गुणांक। तो काइनेटिक की जगह यहाँ पे क्या लिख लो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब इस म्यू के की वैल्यू की बात करें तो वही सेम, म्यू के किस पे डिपेंड करेगा, म्यू के डिपेंड करेगा किस पे, वही जो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ठीक है, उनके सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और साथ में उनके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेचर के बारे में भी आपको बताया कि वो गीली है, सूखी है, ठीक है, पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है, ठीक, या फिर किस मटेरियल की बनी हुई है, ये सब इन सब पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट की इसकी वैल्यू भी हमने देख ली किसके बराबर होगी। इससे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन बात करें कि ये एक कांस्टेंट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होता है, ये एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है। इट इज ए कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स, कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। कैसे, इसको एग्जांपल में भी देखेंगे तो यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट कि ये जो है रिएक्शन फोर्स आर पे डिपेंड करता है या नहीं करता, तो रिएक्शन फोर्स आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं यहां पर। एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स में सर्पी घर्षण बल जो होता है ये तब लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट, दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही हो, ठीक है ना, एक सरफेस दूसरी सरफेस पे खिसक रही हो, मतलब यहाँ पर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। और फिर तो इस केस में क्या जाएगा, ये सर्पी घर्षण बल। अब ये सर्पी घर्षण बल किसके बराबर होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ के से। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भाई म्यू के इंटू आर के। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण गुणांक, ठीक है, जिसका मान वही म्यू एस के सेम 0 से लेकर 1 तक होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में म्यू के का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और डिपेंड किस पे करता है, वही म्यू एस जिस पे डिपेंड कर रहा था, म्यू एस और म्यू के किस पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों डिपेंड करते हैं जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके नेचर और उनके मटेरियल पर, उनकी प्रकृति और उनके पदार्थ पर। तीसरा पॉइंट ये, उससे नेक्स्ट पॉइंट ये कि रिएक्शन फोर्स आर पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है, प्रतिक्रिया बल आर पे ये डिपेंड करता है। और साथ में ये कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होता, ठीक है, ये चीज है। तो आपको यहाँ पे सब क्लियर होना, ये सब पॉइंट इसके क्लियर रखने हैं। तो अगर हम एक बार बात करें म्यू एस और म्यू के की, एक बार बात कर लेते हैं, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक बार म्यू एस और म्यू के बारे में पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखो हमने पढ़ा भी म्यू एस क्या है और म्यू के क्या है, ठीक है। म्यू एस है स्टैटिक
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू के क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्स, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये है अपना, एक बार लिख देता हूं, स्टैटिक घर्षण गुणांक, ठीक है। और ये है अपना गतिक या सर्पी बोल सकते हैं, गतिक, और गतिक में कैसा, सर्पी, घर्षण गुणांक, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर ये म्यू एस इक्वल टू लिखना चाहिए तो क्या आएगा, एफ एस बाई आर, और म्यू के इक्वल टू लिखना चाहिए तो एफ के अपॉन में आर, यही तो आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा, फॉर्मूले से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि किस पे डिपेंड करते हैं दोनों, हमने वो तो देख लिया ही। और जनरली सामान्यतः इनका मान कहां से कहां होता है, पहले तो ये लिख लेते हैं। सामान्यतः इनका मान जो म्यू एस और म्यू के या म्यू के, इनका जो मान होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू कितना होता है, 1। बेसिकली ये होता है, बेसिकली, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ स्पेशल कंडीशन में म्यू एस या फिर म्यू के का जो मान है, ठीक है, म्यू एस या म्यू के का मान है वो ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 1। यूनिटी से ज्यादा भी हो सकता है। ध्यान रखना है आपको कि जरूरी नहीं कि इनका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हो, ठीक है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस के लिए, ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं ये अपन ने बात कर ली। अच्छा, अब इनके यूनिट की बात करें, देखो ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, न्यूटन, इसका न्यूटन, इसका मतलब म्यू एस एंड म्यू के, म्यू एस और म्यू के की अगर अपन बात करें तो दोनों के दोनों जो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों के दोनों कैसे हैं, यूनिटलेस, इनकी कोई यूनिट नहीं है। और जो क्वांटिटी यूनिटलेस है डेफिनेटली वो कैसी होगी, डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस भी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो म्यू एस और म्यू के मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि होती है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। हमने यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा और यहाँ पर गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स देखा। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का सिर्फ एक पार्ट हमने देखा था, सर्पिक घर्षण गुणांक, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसका रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स अभी बाकी है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।